इस मिट्टी की मैं देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं झुकने दूंगा। हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज हेमंत कुमार शर्मा, बायोलॉजी फैकल्टी। बेटा अपन देख रहे थे झिल्ली पारगम्यता। झिल्ली पारगम्यता में अपन देखेंगे कि पारगम्यता होती क्या है कि जो अपना एक विलयन होता है, विलयन जो होता है वो दो विशिष्ट अणुओं से बना हुआ होता है। एक तो विलेय होता है और एक विलेय की निश्चित सांद्रता किसमें घुली हुई होती है, एक विलायक की निश्चित सांद्रता में। तो वो अपन उसको क्या बोलते हैं, विलयन बोलते हैं। ठीक है। अब जो अपनी झिल्ली पारगम्यता क्या होगी कि जितनी भी अपनी झिल्लियां हैं, चाहे वो कोशिका भित्ति हो चाहे कोशिका झिल्ली हो, वो या तो विलेय के अणुओं के स्थानांतरण को अलाउ करेगी या विलायक के अणुओं के स्थानांतरण को क्या करेगी, अलाउ करेगी। या हो सकता है कि दोनों के अणुओं के स्थानांतरण को क्या कर दे, वो अलाउ कर दे। ठीक है। तो उसके बेसिस पे जो अपने साइंटिस्ट है उन्होंने जो झिल्लियां होती हैं, मेम्ब्रेन्स होती हैं, उनको चार टाइप में डिवाइड किया है। एक होती है बेटा अपनी पारगम्य झिल्ली, दूसरी होती है अपनी अपारगम्य झिल्ली, तीसरी होती है अपनी अर्धपारगम्य और चौथी होती है अपनी चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। तो पारगम्य झिल्ली क्या होगी, देखो बेटा इसके नाम में ही दिख रहा है अपने को पारगम्य झिल्ली, मतलब ये विलेय और विलायक दोनों के अणुओं के स्थानांतरण के लिए क्या होती है, पारगम्य होती है। ये जो कंप्लीट विलयन होगा, जो आपका पूरा सॉल्यूशन है, उसके ट्रांसपोर्टेशन को क्या करेगी, ये अलाउ करेगी। ये विलेय के अणुओं को भी जाने देगी और विलायक के अणुओं को भी जाने देगी। ठीक है। तो इस प्रकार की जो झिल्ली है अपनी, वो कौन सी है बेटा, जो अपनी कोशिका भित्ति जो किससे बनी हुई होती है, सेलुलोज से जो अपनी कोशिका भित्ति बनी हुई होगी, वो अपना किसका क्लासिकल एग्जांपल है, परमिएबल मेम्ब्रेन का। ठीक है। उसके बाद दूसरी आती है अपारगम्य झिल्ली। नाम में ही आ रहा है अपारगम्य, ना तो ये विलेय के अणुओं के स्थानांतरण में सहायक होगी, ना ही ये विलायक के अणु के स्थानांतरण में सहायक होगी। तो ये क्या होती है, पूरी तरह अपारगम्य होती है। और इसका जो बेस्ट उदाहरण है वो होता है अपना, जो किससे बनी हुई होती है, जो कोशिका भित्ति किससे बनी हुई होगी, सुबेरिन या जो लिग्निन से बनी हुई होगी। सुबेरिन और लिग्निन से बनी हुई कोशिका भित्ति कैसी होती है, पूर्णतया अपारगम होती हैं विलेय और विलायक के अणुओं के लिए। तीसरी होती है अपनी अर्धपारगम्य झिल्ली, जिस पर अपना ऑस्मोसिस चलता है। तो अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होगी बेटा, अर्धपारगम्य झिल्ली वो झिल्ली होती है जो कि केवल विलायक के अणुओं के स्थानांतरण में क्या होती है, सहायक होती है, और विलेय के अणुओं के स्थानांतरण में सहायक नहीं होती है। तो अर्धपारगम्य जो झिल्ली होगी वो केवल विलायक के अणुओं के स्थानांतरण में ही क्या होगी, सहायक होगी, विलेय के अणुओं के स्थानांतरण में सहायक नहीं होती है। ठीक है। तो इस प्रकार की जो झिल्ली होती है वो होती है अपनी टोनोप्लास्ट। ठीक है। और टोनोप्लास्ट, और उसके बाद जो अपनी परचेंट मेम्ब्रेन होती है वो भी इसका क्या है, एग्जाम्पल होती है। उसके बाद आती है चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। देखो बेटा चयनात्मक पारगम्य झिल्ली क्या होती है कि चयनात्मक पारगम्य झिल्ली जो होती है उनकी उत्पत्ति तो अर्धपारगम्य झिल्ली से ही होती है। ठीक है। उत्पत्ति के आधार पे तो कैसी रहेंगी, ये अर्धपारगम्य रहती है। लेकिन क्या होता है कि ये जो झिल्लियां होती हैं ये विशिष्ट होती हैं स्थानांतरण में। किसके स्थानांतरण में, विलेय और विलायक के अणुओं के जो होता है उनमें जो विशिष्ट अणु होते हैं उन्हीं का स्थानांतरण करवाती हैं, इसलिए इनको अपन बोलते हैं चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। तो पारगम्यता के आधार पे तो ये कैसी होती हैं कि जो विलेय और विलायक है उसमें के कुछ विशिष्ट अणु होंगे, उन्हीं के अणुओं के स्थानांतरण को क्या करेंगी, ये अलाउ करेंगी। और दूसरा ये होता है कि जो चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती हैं वो उत्पत्ति के आधार पर अर्धपारगम्य होती हैं, और इसका अपना जो उदाहरण है वो होता है अपना कोशिका झिल्ली। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। तो इतना अपने को ध्यान रखना है। ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं ऑस्मोसिस की तरफ, आगे की तरफ। तो ऑस्मोसिस जानने से पहले अपने को एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा, और वो है अपना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या, वाटर पोटेंशियल। ठीक है। तो अपने को देखना पड़ेगा जल विभव। ठीक है। तो बेटा जल विभव क्या चीज होती है,
तो वो अपन देखते हैं। तो जल विभव, ठीक है, क्या देखना है अपने को, जल विभव, वाटर पोटेंशियल, ठीक है, वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल को जो अपन डिनोट करते हैं वो डिनोट करते हैं साइन डब्ल्यू से, और इसका फॉर्मूला होता है साइन एस प्लस साइन पी, ठीक है। यहां पे साइन डब्ल्यू क्या होता है, जल विभव, ठीक है। साइन एस क्या होता है यहाँ पे, विलेय विभव, ठीक है। और जो साइन पी होता है यहाँ पे वो होता है अपना दाब विभव। जल विभव को अपन इंग्लिश में बोलते हैं वाटर पोटेंशियल, विलेय विभव को बोलेंगे अपन सॉल्यूट पोटेंशियल, ठीक है, या इसी को अपन बोल देंगे ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ठीक है। थर्ड होता है अपना दाब विभव, इसको बोलते हैं अपन प्रेशर पोटेंशियल, या और क्या बोल देंगे इसको, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। तो क्या होता है कि जल विभव होता है क्या है कि जल विभव कुल योग होता है किसका, विलेय विभव और दाब विभव का, ठीक है। तो अब जल विभव अपने को अच्छे से पढ़ना है क्या होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अपने को ध्यान रखना है, साइन डब्ल्यू इज इक्वल टू साइन एस प्लस साइन पी, कि जल विभव क्या होता है कि जल विभव विलेय विभव और दाब विभव का जो कुल योग होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, उसका जल विभव। चलो ये तो होगी सामान्य बात। अब देखते हैं कि जल विभव होता क्या है। कि बेटा जल विभव जो होता है ये होता है अपने जो शुद्ध जल के अणु होते हैं, ठीक है। शुद्ध जल कौन सा होता है, अशुद्ध जल जो होता है उसी को अपन शुद्ध जल में कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो जो अशुद्ध जल होता है, जो अशुद्ध जल होगा जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टिल वाटर, अगर अपन नॉर्मल वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल कर लें तो वो भी डिस्टिल वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिकली जल विभव है क्या, ठीक है, मुक्त ऊर्जा, ठीक है। जो मुक्त ऊर्जा होती है उसको अपन लिखते हैं डेल्टा जी से, ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी। तो जल विभव है क्या, जो शुद्ध जल के अणुओं की जो मुक्त ऊर्जा है उसी को अपन क्या बोलते हैं, जल विभव, ठीक है। तो अपने को जल विभव होता क्या है, जो शुद्ध जल होता है। शुद्ध जल कौन सा होता है अपना, अशुद्ध जल। तो जो शुद्ध जल के अणुओं की जो मुक्त ऊर्जा का मान होता है वो ही उस जल का क्या होता है, या उस विलायक का या उस विलयन का क्या होता है, जल विभव, ठीक है। तो शुद्ध जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा का मान उस विलायक या विलयन का क्या कहलाता है, जल विभव कहलाता है, ठीक है। अब अपन इसको इन डिटेल पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि जो अशुद्ध जल के अणु है जो उनकी मुक्त ऊर्जा का मान होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, उसका जल विभव, ठीक है। अब देखते हैं अपन इसका जो जल विभव होता है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा किसका होता है, ठीक है। जो जल विभव होगा वो सबसे ज्यादा किसका होगा बेटा, जल विभव का जो मान होता है वो सबसे ज्यादा होता है अशुद्ध जल का, जिसको अपन डिस्टिल वाटर बोलते हैं, प्योर वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो जो अपना अशुद्ध जल है, ठीक है, अशुद्ध जल डिस्टिल वाटर, कौन सा वाटर, डिस्टिल वाटर, ठीक है। तो जो शुद्ध जल होता है उसका जल विभव, ठीक है, डेल्टा जी, ठीक है, मुक्त ऊर्जा क्या कहलाता है, उसका जल विभव। और इसका मान कितना होता है, 0। तो बेटा जो जल विभव है उसकी अधिकतम वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, डेल्टा जी इज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों होता है बेटा,
कि अपन देखते हैं कि जब जो शुद्ध जल है, जो आसुत जल है, उसमें कोई भी विलेय के अणु उपस्थित नहीं है। अगर कोई भी सॉल्यूट पार्टिकल्स उपस्थिति नहीं है तो डेफिनेटली जो शुद्ध जल है उसके जो अणु है उनकी मुक्त ऊर्जा का मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, और वो ही अधिकतम होगा। ठीक है, तो जब कोई भी विलेय उपस्थित नहीं होता है तो इस परिस्थिति में जो मुक्त ऊर्जा का मान होता है वो होता है उसका कितना, 0। उसका जल विभव भी कितना होता है, 0। ठीक है, तो जल विभव है क्या, शुद्ध जल के अणुओं की जो मुक्त ऊर्जा है जिसको अपन डेल्टा जी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी जो वैल्यू है उसी को अपन क्या बोलते हैं, उसका जल विभव। ठीक है, और जब तक कोई विलेय उपस्थित नहीं होगा तब तक ये क्या है, अपना डेल्टा जी की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है कि कोई भी विलेय उपस्थित नहीं है। अब अगर कोई विलेय उपस्थित नहीं है तो अणुओं की आंतरिक ऊर्जा का मान मैंने तुम्हें बताया था कितना होगा, अणुओं की जो आंतरिक ऊर्जा होती है उसका मान कितना होता है, 3/2 kT। ये अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। अब अगर यहाँ पर कोई भी विलेय उपस्थिति नहीं है, अगर विलेय क्या है, अनुपस्थित है, विलेय उपस्थित नहीं है तो बेटा इनके जो अणु हैं इनकी आंतरिक ऊर्जा का क्या कोई उपयोग हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जब कोई विलेय के अणु उपस्थिति नहीं है तो विलायक के अणु उनसे जुड़े हुए नहीं है। जब विलायक के अणु उनसे जुड़े हुए ही नहीं है तो उनकी जो मुक्त ऊर्जा होगी उसका मान कितना होगा, 0। क्यों होगा 0, क्योंकि उनकी जो आंतरिक ऊर्जा है उसका उपयोग नहीं हो रहा है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात, जो अणुओं की आंतरिक ऊर्जा है जब उसका उपयोग नहीं हो रहा है तो उसकी फ्री एनर्जी कितनी होगी, 0। इसीलिए क्या होता है कि जो शुद्ध जल होता है, जो आसुत जल होता है, ठीक है, उसका जो जल विभव होता है वो 0 होता है, अधिकतम होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। क्यों होती है, क्योंकि अगर विलेय के अणु उपस्थित नहीं है तो जो अणुओं की आंतरिक ऊर्जा है जिसको अपन लिखते हैं 3/2 kT, उसका उपयोग नहीं होता है। जब उसका उपयोग नहीं होगा तो जो अणु होंगे, ठीक है, जल के अणु होंगे, उनकी आंतरिक ऊर्जा का उपयोग ना होने के कारण उनकी जो मुक्त ऊर्जा है डेल्टा जी, उसकी जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। और अपन फिर बोल रहे हैं कि जल विभव है क्या, जो शुद्ध जल के अणु हैं उनके अणुओं की मुक्त ऊर्जा का मान, वो कोई क्या बोलते हैं अपन, जल विभव। ठीक है, तो जो जल विभव होता है वो आपको अभी तक आपको इसका इतना समझ में आ गया होगा। अभी अपन इसको आगे देखते हैं। हाँ तो बेटा अपन देख रहे थे क्या, अपन ने देख लिया अभी जल विभव। ठीक है, तो जल विभव के बाद अपन देखते हैं कि क्या होता है कि शुद्ध जल का जल विभव सबसे अधिक होता है और वो कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि उसकी आंतरिक ऊर्जा का जो मान होता है या जो आंतरिक ऊर्जा होती है उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा होता है, क्योंकि उसमें कोई भी विलेय उपस्थित नहीं होने के कारण। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे कि सपोज एज ये आपके पास अपन ने लिया यहाँ पे आसुत जल, ठीक है, शुद्ध जल, ठीक है, और शुद्ध जल ध्यान रख लेना, आसुत जल को ही बोलते हैं जिसको इंग्लिश में अपन डिस्टिल वाटर बोलते हैं। ठीक है, बिस्लेरी
जो आप पीते हो एक्वाफिना वो डिस्टिल वाटर नहीं होता है, डिस्टिल वाटर नहीं होता है, क्योंकि उसमें मिनरल्स और आयंस प्रेजेंट होते हैं। शुद्ध जल वो होता है जिसमें कोई भी मिनरल्स या आयंस प्रेजेंट नहीं होते हैं। चलो ये बात होगी अपनी, ठीक है। तो अगर ये अपने पास एक बीकर में अपन ने लिया, अब इसकी जो मुक्त ऊर्जा है उसका जो मान है वो कितना है, 0। तो इसका जल विभव है वो क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। दूसरी चीज, जल विभव एक तरीके का दाब है, और दाब को नापने के लिए अपन या तो पास्कल यूनिट लेंगे, ठीक है, या बार में नापेंगे, ठीक है, या फिर अपन एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर में नापेंगे, ठीक है। अब क्या है कि ये अपने पास एक शुद्ध विलायक है, इसका जो जल विभव है उसका मान अभी 0 है, ठीक है, क्योंकि इसके अणुओं की आंतरिक ऊर्जा का कोई भी उपयोग किसी भी प्रकार से विलेय के अणुओं को घोलने में नहीं हो रहे। अभी आपने यहां पर ऐड किया 1 मोलर ग्लूकोज, ठीक है, ऐड कर दिया आपने। अब ग्लूकोज आपने जब जल में डाला है तो ये तो एक काम कर रहे हैं किसकी तरह, विलेय की तरह, ठीक है, ये विलेय की तरह काम कर रहे हैं। अब आपने 1 मोलर क्या डाले, यहाँ पे ग्लूकोज डाले, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, जैसे ही इसमें कोई विलेय जाएगा तो जो ये विलायक के अणु हैं ये क्या होंगे, विलेय के अणुओं को घोलने में काम आएंगे, ठीक है। जब विलेय के अणुओं को घोलने में काम आएंगे तो जो इनकी आंतरिक ऊर्जा है जिसको अपन फिर बोल रहे हैं क्या, 3y2 kT, उस आंतरिक ऊर्जा का उपयोग होगा या नहीं होगा, जरूर होगा। जब उसकी आंतरिक ऊर्जा का क्या होगा, उपयोग होगा, तो क्या होगा, ये जो मुक्त ऊर्जा है डेल्टा जी, इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, नेगेटिव होती जाएगी। तो जैसे जैसे विलेय की सांद्रता बढ़ेगी वैसे वैसे जल विभव क्या होगा, कम होता जाएगा, ठीक है। क्या होता जाएगा, अपना विलेय विभव जो जो जल विभव है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो जैसे जैसे आप क्या करते हो, जैसे जैसे विलेय की सांद्रता बढ़ाते हो वैसे वैसे जल विभव का मान ऋणात्मक होता जाता है। ऋणात्मक क्यों होता जाता है, क्योंकि जो शुद्ध जल के अणु हैं उनकी जो संख्या है वो कम होती जाती है। आपने 1 मोलर ग्लूकोज यहाँ पे ऐड किया है, तो जो शुद्ध जल के अणु हैं उनकी जो आंतरिक ऊर्जा है इसका उपयोग होगा। जब इसका उपयोग होगा तो जो डेल्टा जी की वैल्यू है वो क्या होती जाएगी, नेगेटिव। तो जो जल विभव है वो भी कैसा होता जाएगा, नेगेटिव होता जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे विलेय की सांद्रता बढ़ती है वैसे वैसे जल विभव का मान क्या होता है, कम होता है। क्यों होता है, क्योंकि अणुओं की आंतरिक ऊर्जा का उपयोग होने के कारण उनकी मुक्त ऊर्जा का मान ऋणात्मक होता जाता है, तो उनका जल विभव भी क्या होगा, ऋणात्मक होता जाएगा, ठीक है। अभी अपन देखते हैं इसको सिंपल तरीके से, ठीक है। सिंपल तरीके से अगर अपन अभी देखें, ठीक है, तो बेटा अगर अपन इसको देखते हैं, अपन अभी सिंपल तरीके से देखते हैं, एकदम जिसको बोलते हैं कि आपको उसमें समझने में कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। ये मेरे पास एक शुद्ध जल लिया मैंने, ठीक है, आशुद्ध जल, जिसको मैंने बोला डिस्टिल्ड वाटर। ये मैंने 1 लीटर लिया हुआ था, ठीक है, और इसका जो जल विभव था उसकी वैल्यू कितनी थी, 0, क्योंकि इसकी मुक्त ऊर्जा का मान भी कितना था, 0, ठीक है। और सपोज एज, ठीक है, कि जो 1 लीटर अपने पास शुद्ध जल था उसके अंदर 10 लाख मॉलिक्यूल थे, ठीक है। कितने मॉलिक्यूल थे, 10 लाख मॉलिक्यूल थे, 10 लाख मॉलिक्यूल थे किसके, शुद्ध जल के। तो शुद्ध जल के अणुओं की संख्या क्या थी, 10 लाख थी, ठीक है। ये समझने के पर्पस से है, ठीक है। और अगर आप निकालना चाहो तो आप मॉलिक्यूल्स का नंबर भी कैलकुलेट
कर सकते हो, लेकिन इतना अपने को करना नहीं है, ठीक है। तो 1 लीटर मैंने लिया, समझने के हिसाब से अपन ने सोचा कि यार उस टाइम उसमें प्योर वाटर मॉलिक्यूल थे, उनका नंबर कितना था कि भैया 10 लाख अणु थे। उसके बाद मैंने 1 मोलर ग्लूकोज इसमें क्या किया, विलेय ऐड किया, ठीक है। हालांकि 1 मोलर में कितने होंगे, 1 मोल में कितने होते हैं 6.2 इंटू 10 टू की पावर 23, लेकिन हम उस कैलकुलेशन के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। तो अपन ने देखा कि यार 1 मोलर ग्लूकोज में कितने अणु हैं ग्लूकोज के, ठीक है, कि 1 मोलर ग्लूकोज में 5 लाख ग्लूकोज के अणु उपस्थित है। तो बेटा ये जो 10 लाख शुद्ध जल के अणु हैं, इसमें से 5 लाख तो किसमें काम आएंगे, 5 लाख ग्लूकोज के अणुओं को घोलने में काम आएंगे ना। तो 10 लाख में से 5 लाख तो इनको घोलने के काम में आ गए। तो शुद्ध जल के अणुओं की अब संख्या कितनी बची, 10 लाख में से 5 लाख गए तो 5 लाख ही बची ना। तो जब शुद्ध जल के अणुओं की संख्या कम हो रही है, देन डेफिनेटली क्या हो रहा है, उसका जल विभव भी क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। क्योंकि हम पहले ही बोल चुके हैं जल विभव है क्या, शुद्ध जल के अणुओं की संख्या। अब क्या किया आपने, समझने के हिसाब से अपन ने देखा कि मैंने 1 लीटर डिस्टिल वाटर लिया और उसके अंदर 10 लाख शुद्ध जल के अणु थे। उसके बाद क्या किया कि मैंने 1 मोलर ग्लूकोज उसमें ऐड किया है और उस 1 मोलर ग्लूकोज में 5 लाख अणु है। सीधा सा अपना देसी हिसाब देखते हैं। अब अपन देखते हैं कि जब आप विलेय को विलायक में मिलाओगे तो विलायक के जो अणु हैं, ठीक है, वो उस विलेय को घोलेंगे, ठीक है। जब वो उसको घोलेंगे तो 5 लाख उसके अणु थे और 10 लाख अपने पास शुद्ध जल के अणु थे। तो भैया 10 लाख में से 5 लाख तो किसको घोलने के काम आ गए, ग्लूकोज के अणुओं के साथ जुड़ गए ना, उनको घोलने के काम आ गए। तो शुद्ध जल के अणु की संख्या क्या रहती है, क्या रही है, कम रही है ना, ठीक है। तो उसका जल विभव भी क्या हो गया, कम हो गया। या दूसरा तरीका ये है कि अणुओं की जो आंतरिक ऊर्जा है उसका भैया क्या हो रहा है, उपयोग हो रहा है। और थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से हम देखेंगे कि जब सिस्टम काम कर रहा होता है तो उसकी जो फ्री एनर्जी होती है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव, ठीक है। और इसीलिए जल विभव का मान भी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो सीधी सी एक लाइन की बात है कि अधिकतम जल विभव आसुत जल का होता है, कितना होता है, 0 होता है। और जल विभव का मान 1 विलियन के लिए हमेशा ऋणात्मक रहता है, ठीक है। एक जो विलियन होगा उसका जो जल विभव होगा, जो विलियन का जो जल विभव होता है वो हमेशा कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक है। 1 विलियन का जल विभव कैसा होगा, ऋणात्मक ही होता है, ठीक है। और जो अधिकतम जल विभव होता है वो शुद्ध जल का होता है, एक विलायक जो अपन आसुत जल ले रहे हैं उसका, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि जैसे जैसे विलेय की सांद्रता बढ़ेगी शुद्ध जल के अणुओं की संख्या उस विलियन में कम होगी। उस विलियन में जैसे जैसे शुद्ध जल के अणुओं की संख्या कम होगी वैसे वैसे उसका जो जल विभव का मान है वो ऋणात्मक होता जाएगा। और जो 1 विलियन होता है उसका जल विभव का मान हमेशा और हमेशा ऋणात्मक ही होगा, ठीक है। और अधिकतम जल विभव का मान 0 होता है। और ठीक है, जैसे जैसे विलेय की सांद्रता आप ऐड करोगे तो जल विभव का मान ऋणात्मक होता जाएगा। आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसको समझने में आपको कोई दिक्कत आई होगी, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं किसकी तरफ, विलेय विभव की तरफ, ठीक है। वेरी गुड, इसको उतार लो इतना। तो बेटा अभी अपन देखेंगे विलेय विभव, क्योंकि हम देख रहे थे क्या, साइन W इज इक्वल टू
साइन एस प्लस साइन पी। यहां पे हमने इसको बोला था जल विभव, ठीक है, और इसको अपन ने बोला था साइन एस को क्या, विलेय विभव, ठीक है, और इसको अपन ने बोला था क्या, हाइड्रो प्रेशर पोटेंशियल या दाब विभव, ठीक है। तो अपन ने जल विभव के बारे में बात कर ली है। अब अपन देखेंगे क्या, विलेय विभव के बारे में, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं विलेय विभव क्या होता है, विलेय विभव, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि विलेय विभव होता क्या है, व्हाट इज द सॉल्यूट पोटेंशियल, ठीक है। विलेय विभव या इसी को ही बोलते हैं अपन क्या, परासरण विभव। क्या होता है ये, ठीक है, ये अपने को देखना है, ठीक है। तो अपन देख रहे हैं विलेय विभव, सॉल्यूट पोटेंशियल या कौन सा, परासरण विभव, ठीक है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल जिसको अपन डिनोट करते हैं ओपी से। व्हाट इज दिस, ठीक है, तो ये अपने को देखना है। तो बेटा ये क्या होती है कि जो एक विलायक होता है, ये विलायक है, ठीक है, और यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन सा है अपना, जल है, ये आप जानते ही हो, ठीक है। तो अपन इसको समझते हैं कि ये है क्या, ठीक है, ये अपना क्या है, वही कहानी, ठीक है, ये अपना आसुत जल, डिस्टिल वाटर। इसको हल्के में मत लेना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और ये अपना विलायक है, ठीक है, और विलायक में विलेय मिलाने पे क्या बनता है अपना, विलयन। अब यहां पे मैंने ऐड किया 1 मोलर ग्लूकोज। तो बेटा जो विलेय विभव है क्या, ठीक है, ये एक प्रकार का क्या है, रासायनिक विभव होता है। क्या होता है ये, रासायनिक विभव है, जो कि एक विलायक में विलेय की एक निश्चित सांद्रता के कारण क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो विलेय विभव क्या होता है कि एक विलायक में, ठीक है, विलेय की एक विशिष्ट सांद्रता के कारण उत्पन्न होने वाले रासायनिक विभव को अपन क्या बोलते हैं, विलेय विभव या परासरण विभव, सॉल्यूट पोटेंशियल या ऑस्मोटिक पोटेंशियल। तो ये क्या होता है बेटा, रासायनिक विभव होता है। और अब क्या करेगा, अपन इसको डिनोट करते हैं किससे, साइन एस से, या ऑस्मोटिक पोटेंशियल होगा तो ओपी से, ठीक है। ये कैसी प्रॉपर्टी है बेटा, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। कैसी प्रॉपर्टी होती है ये, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होती है। और ये जो होती है ये विलेय की जो प्रकृति है उस पर निर्भर नहीं करती है, विलेय की संख्या पर निर्भर होता है। तो ये जो विलेय के जो अणु होते हैं उनकी संख्या पर क्या होता है, ये निर्भर होता है। तो विलेय के जो अणु होते हैं उनकी संख्या पर क्या होगा, ये निर्भर होता है, ठीक है। उसकी नेचर जो उसकी प्रकृति है उस पर डिपेंड नहीं करेगा विलेय विभव का मान। पहली चीज तो ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है, और ये विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है कि कितने अणु हैं, ठीक है। और ये होता क्या है कि विलेय के कारण, ठीक है, एक विशिष्ट प्रकार का रासायनिक विभव जो उत्पन्न होता है, ठीक है, एक विलायक में, उसको अपन बोलते हैं विलेय विभव या ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ठीक है। आ रहे समझ में, अब अपन इसको देखते हैं, ठीक है। तो बेटा अपन अपनी देख चुके हैं कि जैसे जैसे आप क्या करोगे, विलायक में विलेय की सांद्रता बढ़ाओगे, वैसे वैसे क्या होगा, जल विभव का मान क्या होता जाएगा, ऋणात्मक होता जाएगा, ठीक है। क्या होता जाएगा, ऋणात्मक होता जाएगा। ये अपन ने वाटर लिया, ठीक है, ले लिया, ठीक है,
और इस वाटर में वापस वही कंसेप्ट अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। ये अपना था वही आसुत जल, डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। और आपने ऐड किया 1 मोलर ग्लूकोज, ठीक है, आपने ऐड कर दिया। अब क्या होगा बेटा, जैसे ही आप 1 मोलर ग्लूकोज ऐड करोगे, ये तो विलायक है, तो जो विलायक के अणु हैं उनकी संख्या क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। अब जैसे जैसे क्या होगा, विलेय की सांद्रता बढ़ेगी, वैसे वैसे जल विभव का मान क्या होता जाता है, ऋणात्मक होता जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही क्या होगा, इन विलेय के अणुओं की संख्या बढ़ेगी, इसकी जो मुक्त ऊर्जा है उसका मान क्या होता जाएगा, ऋणात्मक होता जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, जैसे जैसे विलेय की सांद्रता बढ़ती है तो क्या होता है कि जो अपनी एंट्रोपी है वो क्या होगी, बढ़ेगी। जब एंट्रोपी बढ़ेगी तो जो अपना वेपर प्रेशर है, जो वाष्पन दाब है, वो भी बढ़ेगा। जब वाष्पन दाब बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो जो उसका क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है, वो क्या होगा, घटेगा। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, घटेगा, ठीक है। तो अपने को क्या ध्यान रखना है कि विलेय विभव है क्या, एक विलायक में विलेय की एक निश्चित सांद्रता जो कि उसके जल विभव के मान को क्या कर देती है, ऋणात्मक कर देती है। अपन उसको क्या बोलते हैं, उसका विलेय विभव या परासरण विभव, ठीक है। तो अभी अपन इसमें देख रहे थे, ठीक है। तो विलेय की जो एक निश्चित सांद्रता जो कि जल विभव को क्या कर देती है, ऋणात्मक कर देती है, हम उसे उसका क्या बोलते हैं, विलेय विभव या परासरण विभव या ऑस्मोटिक पोटेंशियल। विलेय विभव का मतलब यह है कि अब उसमें शुद्ध जल के अणुओं की संख्या क्या है, कम है। तो जो विलेय विभव जैसे जैसे बढ़ेगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी, तो उसका वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा और फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा वो घटेगा, ठीक है। और क्या होता है बेटा, मैं आपको अपने को जैसे जैसे विलेय की सांद्रता बढ़ेगी, तो विलेय की सांद्रता बढ़ेगी तो जल विभव का मान क्या होता जाएगा, ऋणात्मक होता जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि विलेय विभव इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, जल विभव के, ठीक है। अगर विलेय विभव का मान बढ़ रहा है तो जल विभव का मान घटेगा, अगर जल विभव का मान ज्यादा है तो विलेय विभव का मान कम होगा। तो जो जिस विलयन में विलेय की सांद्रता जितनी अधिक होगी, उस विलयन का जल विभव उतना ही क्या होगा, कम होगा। तो ये अपने को फॉर्मूला याद रखना है कि विलेय विभव जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है जल विभव के। अगर जल विभव का मान बढ़ता है तो विलेय विभव का मान घटेगा, अगर विलेय विभव का मान बढ़ता है तो जल विभव का मान घटेगा। ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्या होता है, ठीक है, कि इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, और उस फॉर्मूले को अपन क्या बोलते हैं बेटा, ठीक है, उस फॉर्मूले को बोलते हैं अपन, जो दिया था वो दिया था किसने, वॉन थॉफ ने। किसने दिया था, वॉन थॉफ, ठीक है। तो उस इक्वेशन को बोलते हैं अपन वॉन थॉफ इक्वेशन, मतलब समीकरण, और वो फॉर्मूला क्या है अपना, ठीक है। अपन उसको कैसे लिख सकते हैं, सॉल्यूट पोटेंशियल विलेय विभव
या परासरण विभव को जो निकालने का जो सूत्र है वो यहाँ पे क्या है, ठीक है, इसको डिनोट करते हैं पाई से, ठीक है, और क्या होता है वो CRT, या बहुत सारी बुक में आपको मिलेगा MRT। तो यहाँ पे बेटा C क्या होता है, ठीक है, मोलर सांद्रता। आपको सांद्रता हमेशा किस में लेनी है, मोल में लेनी है। R क्या होता है यहाँ पे, गैस नियतांक, क्या होता है, गैस नियतांक, और जिसकी वैल्यू क्या होगी 0.082 या 0.083। और T क्या होता है यहाँ पे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये अपने को ध्यान रखना है, ये इसका फॉर्मूला है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर आप अच्छे से जानते हो, ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन वॉन्ट ऑफ इक्वेशन। यहाँ पे अगर किसी बुक में CRT लिख रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अगर CRT लिख रखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर MRT लिख रखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। M यहाँ पे भी क्या है, मोलर सांद्रता है, जिसको अपन C से भी क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। R यहाँ पे गैस नियतांक है, जिसकी वैल्यू कितनी लेनी है अपने को 0.082 या 0.083, और T है यहाँ पे तापमान, जिसको अपन एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। लेकिन जो वांट ऑफ इक्वेशन है ये बेटा जो किस पे लागू होता है, केवल नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स पे। किस पे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। जिन नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं, जैसे कि क्या हो गया अपना शर्कराएं होगी, ठीक है, तो ये किस पे लागू होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के पर लागू होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं, जो अपने आयंस होते हैं, उन पे ये लागू फॉर्मूला नहीं होता। वहां पे इस फॉर्मूले को अपन दूसरे तरीके से लिखते हैं, और उसमें अपन एक चीज और ऐड कर देते हैं, ठीक है, ये अपना विलेय विभव, ठीक है, या कौन सा अपना OP, ठीक है, इसको अपन वहां पे कैसे लिख देते हैं बेटा, CRTI, ठीक है। C वही अगेन मोलर सांद्रता, R यहाँ पे वही गैस नियतांक, T यहाँ पे क्या वही एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और ये जो I है इसको अपन बोलेंगे आयनन स्थिरांक, ठीक है, या आयोनाइजेशन कांस्टेंट, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, आयोनाइजेशन कांस्टेंट या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, ठीक है। आई को क्या बोलेंगे अपन, आयनन स्थिरांक, ठीक है, जो हर एक आयन के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, CRT, ठीक है। C यहाँ पे मोलर सांद्रता है, R यहाँ पे गैस नियतांक है, T यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, और ये होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। और जो इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए यहाँ पे I जुड़ जाएगा, I होता है यहाँ पे आयोनाइजेशन कांस्टेंट या आयनन स्थिरांक। तो ये हो गया अपना अभी क्या, सॉल्यूट पोटेंशियल। वेरी गुड, अब आगे देखते हैं। और हाँ तो बेटा अभी अपन देख रहे थे क्या, परासरण विभव, या कौन सा अपना विलेय विभव, ऑस्मोटिक सॉल्यूट पोटेंशियल, या कौन सा ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ठीक है। तो अपन ने क्या देखा कि जैसे जैसे विलेय की सांद्रता बढ़ेगी, ठीक है, अपन ने ये फॉर्मूला देखा है ना, विलेय की सांद्रता अगर बढ़ेगी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, जल विभव के, ठीक है, या जो विलेय विभव या कौन सा परासरण विभव, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, जल
विभव के। फॉर्मूला भगवान ने अपने को दिया ही है, साइन डब्ल्यू इज इक्वल टू साइन एस प्लस साइन टी। अब ये तो तुम इतना तो समझ ही गए होगे कि विलेय विभव का मान हमेशा ऋणात्मक होता है, ये ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। विलेय विभव का मान हमेशा कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है। और क्या होगा कि जैसे जैसे, ठीक है, विलेय विभव का मान बढ़ेगा, जल विभव का मान क्या होगा, कम होता जाएगा। साइन एस या ओपी इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइन डब्ल्यू, ठीक है। तो जैसे जैसे विलेय विभव या परासरण विभव का मान क्या होगा, बढ़ेगा, वैसे वैसे जल विभव का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो गति होगी जल की वो कहां से कहां होगी बेटा, तो परासरण क्या होता है कि कम जो क्या होता है जल विभव, कम जल विभव का मतलब जान रहे हो, मतलब क्या उसका, अधिक क्या है, परासरण विभव है, ठीक है। तो होता क्या है कि पॉजिटिव वाटर पोटेंशियल से नेगेटिव वाटर पोटेंशियल की ओर, साइन डब्ल्यू पॉजिटिव टू साइन डब्ल्यू नेगेटिव, जो जल की गति होती है, मतलब अधिक जल विभव से कम जल विभव की ओर अधिक जल विभव से। अब यहाँ पे अधिक जल विभव, कुछ लोग जो शाणे लोग होंगे वो पता है क्या बोलेंगे कि वाटर पोटेंशियल की वैल्यू कभी पॉजिटिव आती ही नहीं है। हाँ, नहीं आती, ठीक है। तो अधिक जल विभव का मतलब क्या है, कम ऋणात्मक, कम ऋणात्मक क्या, जल विभव से अधिक ऋणात्मक, कम ऋणात्मक जल विभव। कम ऋणात्मक जल विभव का मतलब समझ गए ना, ठीक है, कि उसमें सॉल्यूट पोटेंशियल क्या है, ठीक है। अधिक जल विभव का मतलब क्या है यहाँ पे कि उसका जो सॉरी ये क्या है, हाँ सॉरी क्या लिखना है, कम ऋणात्मक अधिक जल विभव से, ठीक है, या अपना क्या, कम ऋणात्मक जल विभव से, ठीक है, अधिक ऋणात्मक जल विभव की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा सेमी परमिएबल या सेलेक्टिव परमिएबल, कुछ भी लगा सकते हो, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन की ओर जल की गति क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। जल की गति क्या कहलाएगी, परासरण कहलाता है, ठीक है। तो परासरण क्या होता है बेटा, ठीक है, अधिक जल विभव मतलब कम ऋणात्मक जल विभव से अधिक ऋणात्मक, मतलब कम ऋणात्मक जल विभव का मतलब क्या है, अगर उसका जल विभव कम ऋणात्मक है तो उसके अंदर क्या है, जो विलेय की सांद्रता है वो क्या उतनी ही कम है। अधिक ऋणात्मक मतलब उसके अंदर विलेय की सांद्रता क्या है, बहुत ज्यादा है, इसलिए उसका जल विभव क्या है, बहुत ही क्या है, कम है, ठीक है। तो अधिक या कम ऋणात्मक जल विभव से अधिक ऋणात्मक जल विभव की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा जल की जो गति होती है वो परासरण कहलाती है, ठीक है। और एक साइंटिस्ट थे हैरिस, उन्होंने क्या बोला था कि जो सबसे अधिक जो परासरण विभव या जो विलेय विभव होता है वो कहाँ होता है, पत्तियों में, और सबसे कम कहाँ होता है, जड़ में। इसलिए जल अवशोषित होकर कहाँ तक पहुंचता है, पत्तियों तक। तो ये अपने को ध्यान रखना है। चलो एक क्वेश्चन अपन देख लेते हैं इसमें, ठीक है, हो जाएगा आपसे, ठीक है। चलो देखते हैं। और दूसरी चीज, ये जो जल विभव विलेय विभव होता है, ये जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनका कम होता है किससे,
इलेक्ट्रोलाइट से। किससे कम होगा? इलेक्ट्रोलाइट से क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो अगर जहां पे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स अगर दोनों देख रहे हैं तो जल विभव किसका अधिक धनात्मक होगा? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का। और इलेक्ट्रोलाइट्स का जल विभव क्या होगा? ऋणात्मक होगा। चलो देख लेते हैं। ठीक है, ये अपने पास एक सेल है और ये अपने पास ये बेंजीन वलय बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये सेल ए है, ये सेल बी है। ये अपनी है कौन सी? चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब यहां पे दे रखा है कि सेल ए और ये सेल बी। सेल ए में बोल रहा है 1 मोलर ग्लूकोज है और सेल बी में प्योर वाटर है, शुद्ध जल है। सेल बी में क्या है? शुद्ध जल है। तो बताओ बेटा, पानी कहां से कहां जाएगा? सेल बी से सेल ए में आएगा या सेल ए से सेल बी में जाएगा? ठीक है, तुम जानते हो इसका विलेय विभव क्या है? फॉर्मूला अपने को याद रखना है, साइन एस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइन डब्ल्यू। इसमें विलेय विभव ज्यादा है तो इसका जल विभव क्या हो जाएगा? कम। तो इसका जल विभव क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। इसमें कोई विलेय उपस्थित नहीं है तो इसका जल विभव क्या रहेगा? पॉजिटिव। ठीक है, तो अपन जानते हैं कि परासरण है क्या। ठीक है, अधिक जल विभव से कम जल विभव की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा जल का स्थानांतरण क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। तो पानी कहां से कहां जाएगा? सेल बी से सेल ए में। कोशिका बी से कहां आएगा? ए में। देख लो यहाँ पे 1 मोलर ग्लूकोज है, यहाँ पे शुद्ध जल के अणुओं की संख्या क्या है? कम है। और यहाँ पर प्योर विलायक है, कोई भी विलेय उपस्थित नहीं है, मतलब यहाँ पे शुद्ध जल के अणुओं की संख्या क्या है? ज्यादा है। तो जो जल की जो गति होती है वो कहाँ होती है? अधिक जल विभव से कम जल विभव की ओर। तो कम जल विभव किसका है? सेल ए का। अधिक जल विभव किसका है? सेल बी का। तो वाटर कहां से कहां आएगा? सेल बी टू सेल ए। वेरी गुड। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो, जब तक इसके क्वेश्चन करोगे नहीं तब तक ये ऑस्मोसिस के क्वेश्चन होंगे भी नहीं। ठीक है, ये अपने को दे दिया ये एक सेल। मैं फिर बोल रहा हूं ये बेंजीन वाले नहीं है क्योंकि मैं केमिस्ट्री का मास्टर हूं ही नहीं। ठीक है, वेरी गुड। ये अपनी अर्ध पारगम्य झिल्ली। ये है सेल ए और ये है अपना क्या? सेल बी। यहां पे है 1 मोलर ग्लूकोज और यहां पर है 1 मोलर NaCl। अब बताओ पानी कहां से कहां जाएगा? सेल बी से सेल ए में या सेल ए से सेल बी में? करो इस क्वेश्चन को। ठीक है, आपको 2 सेल दे रखी हैं जो कि एक अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा क्या है? पृथक्कृत हैं और उनमें एक कोशिका में भरा हुआ है 1 मोलर ग्लूकोज और दूसरी कोशिका में भरा हुआ है 1 मोलर NaCl। ठीक है, वाटर होगा, विलायक होगा ही होगा। ठीक है, ये अपने को अजूम करके चलना है क्योंकि बिना किसी विलायक के, ठीक है, विलियन बन ही नहीं सकता। ये तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। ठीक है, बताओ। तो अभी अपन ने देखा है ये बेटा क्या है? एक
लवण है NaCl सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ये ग्लूकोज है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो अपन ने क्या देखा था कि जो साइंस होगा इलेक्ट्रोलाइट्स का वो ज्यादा होगा किससे, साइंस विलेय विभव किसका, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये फॉर्मूला अपन ने देखा है अभी। तो ये तो तुरंत टूट जाएगा अपने आयंस में Na+Cl-, और ग्लूकोज घुलने में क्या लेगा, टाइम लेगा, ठीक है। ये तो तुरंत टूटेगा जाते ही Na+Cl- में। तो इसका जो विलेय विभव है इलेक्ट्रोलाइट्स का वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट से ज्यादा है, ठीक है। तो अब विलेय विभव अगर इसका ज्यादा है तो फॉर्मूला अपने पास है ना, अगर इसका विलेय विभव ज्यादा है तो इसका जल विभव क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, और इसका जल विभव इसके कंपैरेटिवली क्या रहेगा, धनात्मक, ठीक है। तो पानी कहां से कहां जाएगा, सेल ए से सेल बी में। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अपन जो डीपीपी देंगे उसमें अपने को क्वेश्चन इससे भी टफ मिलेंगे, ठीक है। और ये बेसिक है, ये आपको आना ही चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रोलाइट्स है मतलब आयन है, एसिड है, बेस है, ठीक है। वो जल्दी घुलेगा किससे, शर्कराओं से, ठीक है। तो अपन ने देखा यार इधर ग्लूकोज है इधर NaCl है, ये तो जाके तुरंत तुरंत टूट जाएगा किसमें, Na+ और Cl- में। ग्लूकोज तो क्या होगा, थोड़ा घुलने में टाइम लेगा। यहाँ आयनों की संख्या बढ़ी तो इसका विलेय विभव बढ़ गया तो इसका जल विभव घट गया। तो इसके कोशिका बी के कंपैरिजन में कोशिका ए का जो जल विभव है वो धनात्मक है। तो पानी कहां से कहां जाएगा, सेल ए से सेल बी की तरफ, ठीक है। वेरी गुड, चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। और उन्होंने बोल दिया कि ये चैम्बर ए है और ये चैम्बर बी है। इधर चैम्बर ए में कौन प्रेजेंट है अभी बताते हैं, ठीक है। ये एक बच्चे ने ही पूछा था मेरे से। चैम्बर ए में है अपना 1 मोलर ग्लूकोज और 2 मोलर फ्रक्टोज, ठीक है। चलो फ्रक्टोज को मोनोसैकेराइड हो जाएगा नहीं, ठीक है। 2 मोलर सुक्रोज डाइसैकेराइड। इधर चैम्बर बी में गए तो 2 मोलर तो यहां पे क्या है, ग्लूकोज है, और 1 मोलर यहां पे क्या है, फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज नहीं सॉरी सुक्रोज, क्या है यहां पे 1 मोलर, सुक्रोज है। और ये पृथक है किससे, अर्धपारगम्य झिल्ली से। अब बताओ बेटा कहां से कहां जाएगा, और कंडीशन और दी है कि ये अर्धपारगम्य झिल्ली सुक्रोज के लिए कैसी है, अपारगम्य। सुक्रोज के लिए तो क्या है, अपारगम्य, और ग्लूकोज के लिए क्या है, पारगम्य। ग्लूकोज के लिए क्या है, पारगम्य। तो अब इस दिमाग में एक चीज फिट कर लेना कि सुक्रोज को गिनना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि सुक्रोज के लिए कैसी है, अपारगम्य। तो अपने को सांद्रता सिर्फ किसकी कंसिडर करनी है, ग्लूकोज की। तो कहां से कहां जाएगा पानी, इधर 1 मोलर सांद्रता है उधर 2 मोलर है,
तो इधर का वाटर पोटेंशियल उसके कंपैरेटिवली क्या है, ज्यादा है। यहाँ का वाटर पोटेंशियल क्या है, कम है। तो सीधी सी बात है, सेल ए से कहा सेल बी। देखो मैं तो 20 क्वेश्चन यहाँ करता रहूं उससे कोई मतलब नहीं है, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आपके समझ में ये क्वेश्चंस आपको करने ही पड़ेंगे। बस एक चीज ध्यान रखना, विलेय विभव इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द जल विभव, और बाकी सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, और ये अपने को फॉर्मूला आपको लिखाई दिया, CRT मोलर सांद्रता, R वहां पे क्या होगा गैस नियतांक, 0.83 लगाना वैल्यू, और T होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर आप जानते हो वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, और उसके बाद ये क्वेश्चन अपने को करने हैं। ठीक है, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अगर आप अच्छे ढंग से करोगे तो। ठीक है, तो ये हो गया भैया अपना कौन सा, विलेय विभव या परासरण विभव। ठीक है, वेरी गुड। परासरण विभव और एक बार अच्छे से समझा देंगे तो ये आपका विलेय विभव क्या होता है यहाँ पे क्लियर होता है। ठीक है, तो अपन ने जो फॉर्मूला देखा है साइन W इज इक्वल टू साइन S प्लस साइन P। ठीक है, ये NCERT में मेंशन है ये फॉर्मूला। ठीक है, सॉल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू कैसी होगी, हमेशा ऋणात्मक। विलेय विभव अपन काफी अच्छे से पढ़ चुके हैं, कल एक बार और देखेंगे जब परासरण विभव देखेंगे। और ये होता है बेटा कौन सा, प्रेशर पोटेंशियल, जिसको अपन बोलते हैं क्या, प्रेशर को क्या बोलेंगे अपन, दाब विभव। दाब विभव, ठीक है, इसी को बोलते हैं अपन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये क्या होता है बेटा, जब क्या होता है एक सेल के अंदर, ठीक है, जब क्या होता है परासरण विभव या विलेय विभव के कारण जब पानी या तो एंटर करेगा या बाहर निकलेगा, तो उसके कारण एक दबाव, जो एक प्रेशर डेवलप होता है, उसको बोलते हैं अपन दाब विभव। ठीक है, परासरण विभव के कारण या विलेय विभव के कारण किसी भी कोशिका में जब जल क्या होता है प्रवेश करता है, तो उसके कारण एक दाब उत्पन्न होता है, उसको अपन बोलते हैं उस कोशिका का दाब विभव या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा कैसी होती है, धनात्मक होती है। लेकिन एक केस में ऋणात्मक होती है, जब कोशिका से पानी क्या होगा बाहर निकलेगा, कोशिका से क्या होगा जल बाहर निष्कासित होगा, तो उस परिस्थिति में क्या होगा, जो अपना दाब विभव है इसकी जो वैल्यू है वो कैसी रहेगी, ऋणात्मक होगी। ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में इसकी वैल्यू क्या होती है, धनात्मक ही होती है। तो इसकी वैल्यू है ऋणात्मक और इसकी वैल्यू है क्या, धनात्मक। तो जुड़ने पे क्या आएगा, पॉजिटिव और माइनस को जोड़ोगे तो वापस नेगेटिव। इसीलिए एक विलयन का जल विभव हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो ये अपना यहाँ पे परासरण क्या होता है, समाप्त होता है। इसको आप एक बार और ढंग से पढ़ो लेक्चर देख के, ठीक है, क्वेश्चंस करो, ठीक है, और उसके बाद अपन बाकी का है वो अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है, वेरी गुड। तो इस यहाँ तक अपने को ध्यान से पढ़ना है, बाकी का अपन कल देखेंगे। चलो, थैंक यू।